Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to discuss History Lesson 1, Nationalism in Europe. Before discussing the first topic, I would like to tell you something about nationalism. Nationalism, you know, the feeling of nation in our heart and mind is known as nationalism. Okay, the feeling of patriotism which arise in our mind and we are ready to do something for the sake of our country is known as nationalism. So in this chapter we are going to discuss nationalism in Europe. Okay, in Europe that there are different countries. Basically in this chapter we are going to read about America, Britain, France, Germany, Italy. Okay, in these countries, how nationalism came among these countries. Earlier, no country was nation state. You know nation state? Nation state means the country whose boundary is totally fixed, and in that boundary there should be the rule of the government. Okay, all the people should be given rights. सभी लोगों को क्या है, अधिकार होने चाहिए, और कंट्री क्या है, पूरी तरह से कंसोलिडेट हो, और उस कंट्री में क्या है, अपनी गवर्नमेंट का रूल हो. वो होती है आपकी नेशन स्टेट. तो पहले क्या है, यूरोप में कोई भी कंट्री नेशन स्टेट नहीं थी. तो धीरे धीरे सभी यूरोपियन कंट्रीज में नेशनलिज्म की फीलिंग आनी शुरू हो गई. तो नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई, किसका कंट्रीब्यूशन है? तो सबसे पहला टॉपिक हम आपको बताएंगे फ्रेडरिक सोरियो के बारे में. नाम क्या है इनका? फ्रेडरिक सोरियो. ये कौन थे? फ्रेडरिक सोरियो वॉज आ फ्रेंच आर्टिस्ट. कौन थे ये? फ्रांस के आर्टिस्ट थे. इन्होंने क्या किया, बेटा आप जल्दी से बुक निकाल लो. अपनी बुक निकालने के बाद फर्स्ट पेज पर आप देखिए, वहां आपको एक पिक्चर दिखाई गई होगी. वो पिक्चर क्या है? फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई है. तो इस पिक्चर के बारे में हम आपको यहां डिस्क्रिप्शन हमने आपको बताएंगे. ओके, तो फ्रेडरिक सोरियो कौन है? फ्रेंच आर्टिस्ट है. उन्होंने क्या है, 4 पेंटिंग बनाई. फ्रेडरिक सोरियो was a French artist. He made a series of 4 painting, okay, to visualizing his dream of a making democratic and republican country. उन्होंने क्या है, 4 पेंटिंग बनाई. ओके, और इन 4 पेंटिंग के माध्यम से उन्होंने अपने ड्रीम को बताया कि कंट्री किस तरह डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक होनी चाहिए. राइट, समझ गए? तो यहां क्या है, यहां हम उन 4 पेंटिंग के बारे में नहीं हम डिस्कस करेंगे. आपकी बुक में क्या है, पेंटिंग 1 के बारे में बताया गया है. ओके, तो फ्रेडरिक सोरियो की जो पेंटिंग 1 है वो आपकी फर्स्ट पेज पर दी हुई है. आप लोग जल्दी से अपनी बुक निकालिए और देखिए. ओके, तो फ्रेडरिक सोरियो वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट. ही प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग. कितनी पेंटिंग बनाई उन्होंने? 4 पेंटिंग बनाई. ओके, विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम. अपने ड्रीम को बताने के लिए कि जो भी उन्होंने ड्रीम देखा उस ड्रीम के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या है, 4 पेंटिंग बनाई. और उस ड्रीम में उन्होंने क्या देखा कि मेकिंग डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन कंट्री, कि सभी कंट्री क्या है, होगी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक होगी. और ये कब की बात है? इन 1848 की बात है. राइट. तो सेकंड पॉइंट है, इन हिज फर्स्ट प्रिंट ऑल द मैन एंड वुमेन. जैसा कि आपने पिक्चर में देखा होगा कि जितने भी मैन एंड वुमेन हैं ऑफ ऑल एज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, फ्रॉम अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, ओके, दे ऑल वर मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन. मतलब एक लंबी लाइन बना रखी है उन्होंने, और एक लंबी लाइन बना के और वो आगे चलते जा रहे हैं. दे ऑल वर मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन and
पेइंग होमेज, होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना। क्या होता है? श्रद्धांजलि देना। पेइंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्या है? श्रद्धांजलि दे रहे हैं वो, राइट। थर्ड में है आपका, थर्ड पॉइंट है द स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में बताया गया है। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी बियर्स द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन वन हैंड एंड इन अनदर हैंड देयर इज द चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उनके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, मतलब प्रकाश दिखाना। कैसे? अंधकार मिटा के हमें प्रकाश दिखाना, मतलब टू रिमूव डार्कनेस एंड टू शो अस लाइट। अंधेरा मिटा के हमें प्रकाश दिखाना। तो इसलिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में क्या है? टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। एक हाथ में क्या है? टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। और दूसरे हाथ में क्या है? चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। ओके, स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज अ फीमेल फिगर, फीमेल फिगर है। ओके, व्हाइट कलर की स्टैचू है ये। उनके एक हाथ में क्या है? टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। अनदर हाथ में क्या है? अनदर हाथ में चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट है आपका, ऑल मैन एंड वुमेन वर टेकिंग देयर नेशनल फ्लैग। जितने भी मैन एंड वुमेन हैं जो एकदम लंबी लाइन में जा रहे हैं, ओके, उन सब के हाथों में क्या है? उनकी कंट्री का नेशनल फ्लैग है, जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि वह किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ओके, ऑल मैन एंड वुमेन वर टेकिंग देयर नेशनल फ्लैग विद नेशनल कॉस्ट्यूम, और उन्होंने अपने देश के ड्रेसेस भी पहने हुए हैं, कपड़े भी पहने हुए हैं, ताकि दीज पीपल कैन इजिली बी आइडेंटिफाई कि विच कंट्री दे बिलोंग टू। आसानी से हम पता लगा सकते हैं उनके नेशनल फ्लैग से, उनके नेशनल कॉस्ट्यूम से कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द होली सेंट एंड एंजिल। जितने भी होली सेंट है, एंजिल है, देवदूत, ओके, गॉड, दे वर गेजिंग अपॉन द हेवन। हेवन से वो सभी को देख रहे हैं, और देखने के बाद उन सबको क्या है? ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके, तो ये है आपका फ्रेडरिक सोरियो। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग फ्रेंच पीपल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आया भी है। जैसे, व्हाट डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज डू टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग फ्रेंच पीपल। क्वेश्चन एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, व्हाट डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज डू टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग फ्रेंच पीपल। मतलब फ्रेंच के रिवॉल्यूशनरीज ने, ओके, फ्रांस के लोगों के मन में कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कलेक्टिव आइडेंटिटी होती क्या है। कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब हम सबकी आइडेंटिटी सिमिलर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। जैसे हम बात करेंगे आपकी आइडेंटिटी क्या है, तो आप अपना नाम बताएंगे, अपना क्लास बताएंगे, अपना प्लेस बताएंगे, कहाँ आप रहते हैं, ठीक है, अपने फादर्स नेम बताएंगे, अपनी मदर नेम बताएंगे। तो ये आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो गई। यदि आपसे पूछे कि आपकी कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या है, तो आप ये बताएंगे कि आई बिलोंग टू इंडिया, हम सब भारतीय हैं। ये हमारी क्या हो गई? कलेक्टिव आइडेंटिटी। ओके, जैसे हमारा नेशनल एंथम जन गण मन, ये क्या हो गई? हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी। जैसे हमारा नेशनल फ्लैग, ट्रिकलर फ्लैग, वो क्या हो गई? हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो इसी प्रकार यहां पर भी फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने फ्रांस के लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी प्रिपेयर करने के लिए, क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीज की है, तो इसके बारे में इस टॉपिक में आपको बताया जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ ला पैट्रिक। ला पैट्रिक, ला पैट्रिक का मतलब क्या होता है? फादरलैंड। ओके,
और ली सिटोयन। ली सिटोयन का मतलब क्या होता है? द सिटीजन। मतलब सबसे पहले लोगों के मन में फादरलैंड की फीलिंग क्रिएट होनी चाहिए और सिटीजन की फीलिंग क्रिएट होनी चाहिए। जब तक हमारे मन में फादरलैंड और सिटीजन मतलब हमारे कंट्री के लिए फीलिंग हमारे मन में क्रिएट ना हो तो नेशनलिज्म नहीं आ सकता। तो इसीलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने सबसे पहले ला पैट्रिक मतलब फादरलैंड, ली सिटोयन मतलब द सिटीजन, इनकी फीलिंग लोगों के मन में क्रिएट की। क्लियर? सेकंड है आपका दे चूज अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्री कलर एंड रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। जो पुराना फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड था मतलब जो पुराने किंग का रॉयल सिंबल था उसको हटा के उन्होंने न्यू ट्री कलर फ्लैग को अडॉप्ट किया। 9th क्लास में भी मैंने आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बताया था। ओके, लुई 16 के बारे में बताया था। ही वॉज अ डिक्टेटर एंड डिप्लोमेटिक रूलर। ओके, ही नेवर हेल्प द पीपल। तो उनके जो सिंबल्स थे उन सिंबल्स को उन्होंने हटा के, उनके जो रॉयल सिंबल थे उनको हटा के, जो उनके रॉयल फ्लैग था उनको हटा के रिवॉल्यूशनरीज ने न्यू फ्रेंच फ्लैग को उन्होंने क्या है? अडॉप्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द स्टेट जनरल। द स्टेट जनरल के बारे में भी 9th क्लास में आपको बताया था कि पहले ये क्या था? नेशनल, वहां की असेंबली थी स्टेट जनरल, जिसमें क्या है 3 स्टेट होते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। हर स्टेट के क्या है एक एक वोट होते थे, बताया गया था 9th क्लास में आपको मैंने। हाँ, तो वही चीज है यहां पे कि उन्होंने क्या है स्टेट जनरल जो था मतलब जहां जो वोटिंग जो है इंडिविजुअल नहीं होती थी। ओके, 1 पर्सन 1 वोट नहीं होता था, वहां क्या होता था 1 कम्युनिटी 1 वोट, 1 स्टेट 1 वोट। तो इस चीज को उन्होंने हटा के ये पूरी असेंबली उन्होंने हटा दी। ठीक है, स्टेट जनरल को हटा के उन्होंने इसका नाम क्या है चेंज कर दिया, नेशनल असेंबली कर दिया। राइट, स्टेट जनरल का नाम चेंज करके नेशनल असेंबली कर दिया गया और इसके मेंबर क्या है अब लोगों के द्वारा इलेक्ट होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका दे कंपोज न्यू होइम्स। नए होइम्स बनाए गए। होइम्स मतलब दोहे, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स बनाए गए। ओके, ओथ वर टेकन ऑन द नेम ऑफ द कंट्री। नेशनलिज्म की फीलिंग हमारे मन में जब आएगी जब पैट्रियोटिक सॉन्ग्स हो, होइम्स बने, दोहे बने, ओके, ओथ हम ले, तब हमारे मन में नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी। तो फ्रांस में भी फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने क्या किया, न्यू होइम्स बनाए, ठीक है, और ओथ वर टेकन ऑन द नेम ऑफ द कंट्री। तो ये चीजें की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्मी ड्रेसेस वर रीनेम्ड एंड पेरिस वॉज मेड द कैपिटल। फ्रांस की कैपिटल का नाम क्या है बेटा? पेरिस। ओके, और वहां की लैंग्वेज क्या है? फ्रेंच। तो पेरिस वॉज मेड द कैपिटल एंड फ्रेंच वॉज एडॉप्टेड देयर नेशनल लैंग्वेज। ओके, और आर्मी के लिए, आर्मी में जितने भी सोल्जर्स थे उनकी यूनिफॉर्म क्या है उन्होंने चेंज कर दी। किस लिए? लोगों के मन में कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका दे एडॉप्टेड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट टू प्रमोट ट्रेड। उन्होंने क्या है यूनिफॉर्म सिस्टम, पहले क्या थी वेटिंग मेजरमेंट के यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं थे, तो ठीक है वेटिंग मेजरमेंट फिक्स नहीं थे, ये भी हमने आपको 9th क्लास में बताया था। तो वही चीज है यूनिफॉर्म सिस्टम वेट एंड मेजरमेंट को एडॉप्ट किया गया, किस लिए? ताकि ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोरिश हो सके। तो ये है आपका कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा।